हेलो एवरीवन। तो आज मैं थाई बीएल सीरीज वैन लाइट फेड्स के नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और मैंने इतने दिनों तक अपलोड नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था और यूट्यूब को ये पसंद नहीं आया। इसलिए चाइनीज़ बीएल सीरीज बिटर स्वीट के एपिसोड्स पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रही और मुझे 7 दिन के लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन अब जब बैन हटा है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डैन को उसका कमांडर ऑफिसर डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि हमने उनके बेस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ ही दिन में उन्होंने फिर से उस पर कब्जा कर लिया। हम इतना छोटा सा बेस भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे देश की रक्षा कैसे करेंगे? अगर हम इसे ऐसे ही जाने देंगे तो उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम उनके करीबी दायरे में कहाँ तक पहुँच पाए हो? तभी डैन कहता है मुझे बस थोड़े और वक्त की ज़रूरत है सर। तभी कमांडर कहता है कि हमारे पास अब समय नहीं बचा है, ऊपर से ऑर्डर आ गए हैं कि हमें उस बेस को अब ख़त्म ही करना होगा। ये मामला अब बहुत ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। तभी डैन कहता है लेकिन बान सेंग दाओ सिर्फ एक हथियारबंद सैनिक ही नहीं है। तभी कमांडर उसे डांटता हुआ कहता है डैन, देश की शांति के लिए कभी कभी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम इसमें सहज महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम वापस से बैंकॉक अपना ट्रांसफ़र ले लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ बेस पर सब लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर राविन को देखकर वही छोटी बच्ची बेईतोंग आती है और कहती है कैमरेड शेंग, क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? आपने कहा था ना कि आप हमें बास्केटबॉल खेलना सिखाएंगे। तभी राविन कहता है हाँ, मैं ज़रूर सिखाऊंगा और फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तभी योए कहता है कि पहले तुम्हारे घावों को भरने दो, इसे ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। तभी वहाँ पर लीडर उन्हें बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कैमरेड शेंग, तुमने हमें हमारा बेस वापस से दिला दिया और मुझे तुम पर हमेशा से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। ये सिर्फ़ एक जीत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेन बेस ने भी हमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें दी हैं। तभी बेईतोंग राविन का हाथ पकड़ती है और कहती है आप खुश नहीं लग रहे हो। तभी राविन कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर फा आ जाता है और कहता है अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो तुम्हें फाइटिंग में नहीं जाना चाहिए और किसी भी तरह के बैटल में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तभी लीडर वापस से राविन का पक्ष लेते हुए कहता है कि ये उसका पहला टाइम था और अगर तुम सिंपैथी नहीं दे सकते हो तो पहले ये देना सीखो। सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, कह के लीडर फा का मुंह बंद करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगलों में फूलों के बीच बैठी हुई मदा अकेली रो रही होती है और उसे वही पुरानी बातें याद आ रही होती हैं जब सिला का बर्ताव उसे बहुत ज़्यादा चुभा था। बिहेवियर याद करके मदा रोए जा रही होती है। तभी उसे पीछे से राविन और बेईतोंग की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ राविन कह रहा होता है कि यहाँ जंगल में इतनी खूबसूरत जगह होगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तभी बेईतोंग कहती है कि हम यहाँ पर हर किसी को नहीं आने देते। उन्हें देखकर मदा अपने आंसू पोंछ लेती है और उनके पास चली जाती है, जहाँ पर बेईतोंग राविन को एक फ्लावर देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए है, तुमने हमें जीत दिलाई और सबको सुरक्षित ले आए, तुम इसे डिज़र्व करते हो। तभी उस फ्लावर को देखकर राविन कहता है क्या मैं एक और ले सकता हूँ? तभी दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। तभी वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसे देना चाहता हूँ और वहाँ से वो एक फ्लावर ले आता है और सीधा योए के पास आता है। राविन योए को वो फ्लावर देता है जिसे देखकर योए हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? तभी राविन ने कहा कि किसी ने मुझे दिया था इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया। तभी योए बोलता है क्या तुम इस फ्लावर का मतलब समझते हो? इस फ्लावर को देने का मतलब ये होता है कि तुम उसे लाइक करते हो, ये तुम ले जाओ, मैं इसे नहीं ले सकता। कहते हुए योए राविन को वो फ्लावर वापस से लौटाता है, लेकिन राविन कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम इसे रखो। तभी योए कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योए अकेला बैठा रहता है और एक कैमरेड दोस्त उसे आवाज़ देता रहता है। जब वो योए को अकेले बैठा देखता है तो उसके पास आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी योए कहता है कि हम एक ब्रेक चाहते हैं। तभी वो कैमरेड आकर योए के पास में बैठ जाता है और कहता है कि
तुम आजकल कहीं खोए खोए नज़र आ रहे हो। क्या तुम अपनी आत्मा को वहीं बैटलफील्ड में छोड़कर आ गए हो, या फिर अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है तो मुझसे कहो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद ही इस बात का पता लगा लूँगा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। योए उसकी तरफ देखता है, तब वो कैमरेड बोलता है, अब बता भी दो क्या हो गया। तभी योए कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हो और तुम जानते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुम इस हालत में क्या करोगे। योए की बात सुनकर वो कैमरेड कहता है, तुम ज़रूर किसी के प्यार में गिर गए हो। कहते हुए वो हंसने लगता है, लेकिन योए वहाँ से उठकर जाता है। तभी वो कैमरेड उसे रोक लेता है और कहता है, अरे अरे रुको, अभी कहाँ जा रहे हो। अगर ये फीलिंग सच्ची है तो तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए, लेकिन क्या तुम लीडर की 3 डिलेज पॉलिसी से परेशान हो रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये पॉलिसी प्यार पर लागू नहीं होती है। अभी योए कहता है, लेकिन ये आसान भी नहीं है। तभी वो कैमरेड कहता है कि तुम्हें अपनी फीलिंग के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और हम बैटलफील्ड में रहते हैं, हम एक दिन मर ही जाएंगे। और ये सब जानने के बाद अगर तुम प्यार को अपनी ताकत बनाना चाहते हो तो बनाओ और प्यार करो। ओवरथिंक मत करो और जाकर अपना प्यार कन्फेस करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और अपने अपने क्वार्टर्स में योए और राविन सो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रात में भी एक दूसरे की याद आ रही होती है। जहां योए राविन के दिए फ्लावर्स के बारे में सोच रहा था और राविन भी उसी बारे में सोच रहा था। दोनों अपने अपने क्वार्टर में स्माइल कर रहे थे और यही हमें पता चलता है कि राविन भी योए को पसंद करने लगा है और इसी चक्कर में वो फ्लाइंग किस दे देता है, लेकिन सामने योए नहीं बल्कि सिला होता है, जो उसकी तरफ देखकर कहता है कि ये रात को क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, सो जाओ चुपचाप। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और सभी बेस के लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं ताकि वो फसल बो सके, लेकिन योए और राविन की नज़रें तो सिर्फ एक दूसरे पर ही होती है। वो सिर्फ एक दूसरे को देखकर ही काम कर रहे होते हैं। तभी सिला कहता है कि इतना बड़ा खेत हमसे इतना जल्दी साफ नहीं होगा, ऊपर से मुझे आर्टिकल भी लिखना है। तभी राविन कहता है, तुम तो हर बार शिकायत करते हो जब खेत में काम करते हो। तभी सिला कहता है कि अलग अलग काम अलग अलग यूनिट को बांट देना चाहिए और अब तो गांव वाले भी मदद करा रहे हैं। तभी राविन कहता है, श्रम ही सम्मान है और तुम भूल गए कि पार्टी ने हमें क्या सिखाया था। तभी सिला कहता है, क्या तुमने कैमरेड योए को वापस से परेशान कर दिया। तभी राविन कहता है, नहीं तो। तभी सिला कहता है, तो फिर तुम्हारी आवाज़ इतनी पैनी क्यों होती जा रही है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की बातों को दूर से योए भी सुन रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर जब योए सिला और राविन की बातें सुन रहा होता है, तभी उसके हाथ पर कट लग जाता है, जिसके लिए वो दूसरा इंसान योए से माफ़ी मांगता है, लेकिन योए कहता है, कोई बात नहीं, ये छोटी सी चोट है। आगे हम देखते हैं कि लीडर कैमरेड प्लोइंग आ जाते हैं और कहते हैं कि आप सभी का शुक्रिया जो आपने मिल बांट कर काम किया, हम इसी तरह काम करेंगे और इस साल की फसल के लिए बुआई का काम अभी से शुरू कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि बार बार जब धूप राविन के ऊपर आ रही होती है तो कैमरेड योए बीच में खड़े हो जाते हैं ताकि राविन पर धूप ना पड़े। योए को चिढ़ाने के लिए राविन आगे पीछे होता है। तभी राविन को धूप से बचाने के लिए योए भी उसके बराबर आगे पीछे खड़ा हो जाता है ताकि उस पर धूप ना गिरे और इस वजह से राविन मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन शायद ये सब सिला भी नोटिस कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि बेई तोंग बोलती है कि आज कैमरेड यिंग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है, क्या हो गया आपको। तभी वो कहती है कि मेरे पेट में दर्द है। तभी सिला कहता है, क्या ये तुम्हारे पीरियड्स हैं, तो तुम दवाई क्यों नहीं लेती हो, तुम्हारे लिए दवाइयाँ भिजवा दूंगा, तुम खाना खाने के बाद ले लेना। सिला की बात सुनकर राविन कहता है कि तुम्हें सिर दर्द और पेट दर्द की गोलियों के बीच में अंतर नहीं पता है क्या, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तभी यगवार पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और क्या ये पीरियड्स हर महीने आते हैं। तभी मदा जवाब देती है कि मेरे पीरियड्स पिछले 5-6 महीनों से नहीं आ रहे हैं। इस बात को सुनकर सिला बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और राविन कहता है कि तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। तभी सिला कहता है कि इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, इतने लंबे टाइम से तुम्हारे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, क्या तुम अपना पूरा भी ध्यान नहीं रख सकती हो। इस पर चिढ़कर मदा कहती है कि तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, मैं अपनी चिंता करती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या तुम मेरी चिंता करते हो। और सच ये है कि तुम मेरी चिंता नहीं करते हो। दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है, जिन्हें योए और बाकी के कैमरेड भी देख लेते हैं। तभी फा उन्हें डांटता हुआ कहता है कि क्या हो रहा है वहाँ पर और तुम दोनों इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो, तुम अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा क्यों कर रहे हो।
उसके बाद उन तीनों को कैमरेड प्लोइंग मतलब लीडर के सामने ले जाया जाता है, जहां मदा कहती है कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे। तभी फा कहता है कि तुम्हारी बातों पर कौन भरोसा करेगा, सबने तुम्हें इस तरह झगड़ा करते देखा है, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। और क्या तुम 3 डिलेज की पॉलिसी को भूल गए हो? प्यार सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और अगर 2 लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है तो वो साथ रहकर काम नहीं कर सकते। अभी राविन फा को टोकता हुआ बोलता है कि अगर तुम बीच में ना बोले होते तो ये दोनों ही अपना मैटर सुलझा लेते, लेकिन बाहर वाले बीच में आकर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवा देते हैं। राविन की ऐसी बातें सुनकर तो योए को हंसी आ रही थी। आगे फा कहता है कि तुम जानते हो यहाँ पर फाइटिंग अलाउ नहीं है और इसके लिए तुम्हें सजा भी दी जा सकती है कैमरेड, ताकि दूसरे लोग तुम्हारे वाले रास्ते पर ना चलें। तुम दोनों को बड़े काम कर देने बंद कर देने चाहिए, बल्कि इसके बजाय तुम्हें खेती करनी चाहिए। तभी सिला कहता है नहीं सर, बड़े काम तो मैं ही करूंगा और मुझे बहुत सारे आर्टिकल भी लिखने हैं। तभी राविन बोलता है कि कैमरेड फा आप किस आधार पर हमें सजा सुना रहे हैं? ये हमारी पहली गलती है, आज से पहले कभी हमने गलती नहीं की है, सिर्फ एक चेतावनी दे देना ही काफी होना चाहिए। ये लीडर कहते हैं कि चलो जाने दो, ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी हो। इस बार तुम्हें वार्निंग देकर जाने दे रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर ऐसी गलती हुई तो मैं वार्निंग नहीं दूंगा। कैमरेड प्लोइंग मतलब लीडर की बातें सुनकर सब वहां से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इतनी लड़ाई करने के बाद और फा को सबक सिखाने के बाद राविन योए को देखकर स्माइल करता है, लेकिन उसकी नज़र उसके चोट पर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिला मदा को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। मदा उसकी तरफ पलटकर देखती है और कहती है कि क्या हुआ, मेरे पीछे मत आओ। तभी सिला कहता है कि मैंने आज से पहले तुम्हारे खिलाफ कभी इतनी तेज आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज इसलिए किया क्योंकि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे लिए वरीड तो हो सकता हूँ ना। अगर हमारे बीच सब कुछ ऐसा ही रहा तो मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। तभी मदा कहती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी आइडियोलॉजी पहले आती है ना, और प्यार बाद में। तो चलो आज हम इन सब बातों को क्लियर कर ही लेते हैं। हम दोनों पहले भी बहुत सी बातों पर डिसएग्री हो चुके हैं, इसलिए आज से मैं ब्रेकअप करती हूँ। और इतना कहकर मदा वहाँ से चली जाती है। सिला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मदा उसकी नहीं सुनती। आगे हम देखते हैं में अकेली बैठी हुई रोती रहती है। बेई तो आ जाते हैं जो अपने डांस से मदा का मन बहलाने की कोशिश करते हैं और कहता है कि मैं कॉक्सकॉम्ब फ्लावर का देवता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कैमरेड यिंग मुझसे विश करे, मैं उनकी हर विश को पूरा करूँगा। तभी उनको देखकर मदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और तभी यगवार कहता है कि जल्दी करो और अपनी विश मांगो, जल्दी करो। तभी हाथ जोड़कर मदा विश करती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो इंसान मुझे दोबारा कभी ना रुलाए। और तभी यगवार कहता है कि तुम्हारी विश ज़रूर पूरी होगी बच्ची, अब रोना बंद करो और हमारे साथ डांस करो। कहते हुए यगवार और बेई तोंग मदा को अपने साथ डांस करने के लिए उठाते हैं। मदा भी अपने आप को थोड़ा हल्का और रिलैक्स फील करवाने के लिए उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत चिल करती है और डांस करके अपना मन थोड़ा सा हल्का करती है। सीन में हम देखते हैं कि राविन योए को लेकर एक मेडिकल रूम में आ जाता है। योए कहता है कि क्या हो गया? तभी राविन कहता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो। कहते हुए राविन योए को वहाँ पर बैठा देता है और उसके बाद उसकी चोट पर मरहम लगाने लगता है, जिसे देखकर योए की नज़रें भी उस पर ठहर जाती हैं। तभी वहाँ पर इन दोनों के बीच एक स्वीट मूवमेंट बन पाता, लेकिन अचानक से कोई आ जाता है और योए वहाँ से खड़ा हो जाता है और राविन से दूर हटकर दूसरी दिशा में चला जाता है। वो आया आदमी पूछता है कि कैमरेड प्लोइंग मीटिंग बुला रहे हैं। तभी ये सब देखकर राविन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि क्या राविन के क्लोज आने में योए को डर लगता है। ये बातें कहीं ना कहीं राविन का दिल तोड़ देती है। उस आदमी के जाने के बाद राविन योए अपना हाथ वापस से राविन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन राविन कहता है कि तुम खुद ही लगा लो और मेडिसिन अप्लाई करना मत भूलना। आगे हम देखते हैं कि कैमरेड फा दूसरे कैमरेड को ऑर्डर देता है कि सामान प्लेटफॉर्म पर ले जाओ आराम से। तभी यगवार कैमरेड रूम के पास आकर बोलता है कि इस बार हथियार पहले से बहुत ज़्यादा है, क्या हम किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं? रूम कहती है हाँ। तभी यगवार पूछता है कहाँ पर? तभी रूम कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें आज से पहले ऐसे किसी मामले में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अचानक से क्यों? तभी वहाँ पर मदा यगवार को बुला लेती है और कहती है कि मेरी सामान उठाने में मदद करो। वहीं दूसरी तरफ बार
बार बार राविन को छींक चल रही होती हैं। सिला पूछता है कि क्या हुआ, तुम बीमार हो तो थोड़ी देर आराम कर लो। इतना कहकर सिला राविन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है, लेकिन राविन की ऐसी खराब तबीयत पर योए की नज़र भी पड़ जाती है। वो राविन के पास चलकर आता है और पास में बैठते हुए काम करते हुए उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए हर्बल की सिगरेट बना दूं, क्योंकि तुम्हें नॉन स्टॉप छींकें चल रही हैं। तभी राविन कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे देखकर योए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एलर्जीज़ में मदद कर सकता हूँ। तभी राविन कहता है कि तुम मेरी कब से केयर करने लगे। तभी योए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करता हूँ। तभी वहाँ पर रूंग आ जाती है। कैमरेड योए बात पलटता हुआ पूछता है कि बेईतों कहाँ पर है। रूंग जवाब देती है कि लीडर उसे शूटिंग सिखाने के लिए लेकर गए हैं, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। आगे हम देखते हैं कि लीडर अपनी बेटी को गन शूट सिखा रहा होता है और बोलता है कि हाथ को स्थिर रखो और कंधे को ऊपर उठाओ। ऐसे करके वो उसे शूटिंग करना सिखाता है और बेईतोंग शूट कर देती है, जिसकी वजह से बेईतोंग और उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा प्राइज़ करते हैं और कहते हैं कि अभी तो ये सिर्फ मस्ती के लिए है, लेकिन तुम्हें अपने आप को बचाना आना चाहिए। जब मैं तुम्हारे आसपास ना रहूं, तुम्हें अपना ख्याल रखना आना चाहिए। तभी बेईतोंग कहती है कि क्या आप वापस से जंग में जा रही हो पापा, क्या आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तभी लीडर अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है, मेरी बच्ची तुम ये बात जानती हो कि हम सभी एक जैसे ही हैं। मुझे ये ड्यूटी करनी ही होगी ताकि बेस के सभी लोग सुरक्षित रह सकें। तभी बेईतोंग कहती है, पापा कैमरेड यिंग ने मुझे बताया था कि बाहर जो लोग रहते हैं वो अपने साथ गन कैरी नहीं करते। तभी लीडर कहता है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। एक बार हमें हमारे अधिकार और हम जो चाहते हैं वो सब चीज़ें मिल जाएं, फिर हम भी बंदूकों को छोड़ देंगे और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। फिर तुम भी उस दुनिया में जा सकोगी और बाकी बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकोगी और इस पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देख सकोगी। तभी बेईतोंग कहती है, तो हम प्लीज़ ज़्यादा जल्दी जीतेंगे ताकि मैं उस दुनिया को देख सकूं। आगे हम देखते हैं कि माता येगुआर को दवाइयाँ दे रही होती है और कहती है, ये मुझे कैमरेड रूंग ने दी है ताकि मैं ये तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए दे दूँ। और उसने हेडक्वार्टर से भी रिक्वेस्ट की है कि वहाँ से भी तुम्हारी माँ के लिए जल्दी कोई हेल्प आ जाए। तभी उन दोनों को बात करते देख सिला गुस्से से आता है और येगुआर पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम इसे पसंद करती हो, इसलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। कहते हुए वो झगड़ा करने लग जाता है। मदा उसे रोकती है और उसे डांटते हुए कहती है कि मैं सिर्फ उसे दवाइयाँ दे रही थी जो मुझे रूंग ने देने के लिए कही थी, क्योंकि कैमरेड येगुआर की माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और तुमने तो बातों का बतंगड़ ही बनाना शुरू कर दिया। कहते हुए मदा वहाँ से चली जाती है और येगुआर भी कहता है कि तुम उसे बार बार हर्ट मत किया करो, वो तो सिर्फ मुझे मेरी माँ की दवाइयाँ दे रही थी। कहते हुए येगुआर भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योए राविन के लिए दवाइयाँ बना रहा होता है। तभी वहाँ पर रूंग आ जाती है और कहती है कि तुम इन फ्लावर्स के साथ क्या कर रहे हो। तभी योए कहता है कि मैं कैमरेड शेंग के लिए दवाइयाँ बना रहा हूँ, उसे बार बार छींकें आ रही हैं। तभी रूंग कहती है कि अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहा है तो हम उसे दवाइयाँ दे सकते हैं। तभी योए कहता है कि मैं उसकी दवाइयाँ खुद से बनाना चाहता हूँ। तभी पीछे से राविन गुजर रहा होता है और जब उसकी नज़र वहाँ साथ खड़े योए और रूंग पर जाती है तो वो गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि रूंग और योए के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों तो राविन के बारे में बात कर रहे थे। जहाँ योए रूंग से कहता है कि तुम दिन भर मरीजों की देखभाल करती हो, इसलिए ये काम मैं खुद ही कर लूँगा, तुम जाकर आराम करो। उसके बाद हम देखते हैं कि रूंग के जाने के बाद कहते हुए योए भी वहाँ से चला जाता है। रूंग अपना सामान समेटकर जंगल से बाहर निकल रही होती है। तभी उसे फा रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पर भटक रही हो। तभी रूंग जवाब देती है कि जिस दिन से हथियार आए हैं मैं नोटिस कर रही हूँ कि येगुआर कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। तभी फा कहता है, तो उस पर नज़र रखो। और तुम्हारे और कैमरेड योए के बारे में क्या? मैंने थोड़ी देर पहले तुम दोनों को बातें करते हुए सुना था। मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन ये बात भी सच है कि वो सिर्फ तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता है। इतने साल हो गए हैं, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए थी। अगर वो तुम्हें पसंद करता तो अब तक तुम्हें अपने दिल की बात बता चुका होता। और ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं फिर से तुम्हें दुखी और हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। रूंग कहती है कि अगर तुमने अपनी बात कर ली है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना कहकर रूंग वहाँ से चल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि
यगुआर डैन से मुलाकात कर रहा होता है, जहां डैन यगुआर से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने पता लगा लिया कि हेडक्वार्टर ने बान सेंग दाओ बेस पर हथियार क्यों भेजे। तभी यगुआर जवाब देता है कि कैमरेड प्लोइंग एक सैन्य ठिकाने पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। डैन पूछता है किस ठिकाने पर। यगुआर जवाब देता है सबसे पास वाला। उसके बाद डैन यगुआर को राविन की फोटो दिखाता है और कहता है वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस लड़के को जानते हो जो इस फोटो में है। यगुआर उस तस्वीर को देखता है और कहता है ये तो कैमरेड शेंग है। ये सुनकर डैन खुश हो जाता है और कहता है तो बताओ ये किस बेस पर मिलेगा मुझे। तभी यगुआर बता देता है कि वो बान सेंग दाओ बेस के लोगों के साथ ही रहता है और कैमरेड शेंग ने ही उस दिन कमांडर पर गोली मारकर उसे जान से मार दिया था। डैन को यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलती है और बाद में वो कहता है कि मैं किसी को कहकर तुम्हारी माँ के पास हॉस्पिटल में पैसे भिजवा दूंगा, तुम चिंता मत करो, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा और आगे भी अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बता देना, बस बदले में मुझे कैमरेड शेंग के बारे में सब कुछ बता देना, जो भी तुम्हें नज़र आए या तुम्हें पता चले। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेड़ पर सोते हुए योए के पास राविन आता है और वापस से उसकी नाक को छूकर देखता है कहीं ये मर तो नहीं गया और फिर कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी योए उठने की कोशिश करता है लेकिन राविन के ऊपर गिर जाता है, जिससे राविन चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाते देख योए कहता है कि ऐसे तो तुम पूरे बेस के लोगों को सतर्क कर दोगे। राविन दोबारा से योए से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। योए राविन को लेकर रात को एक तारों की छांव के नीचे जगह पर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। राविन कहता है कि अगर तुम्हें तारे ही देखने थे तो तुमने कैमरेड रूम से क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों बुलाकर लेकर आए। तभी योए कहता है कि मुझे सिर्फ तारे नहीं देखने थे और अगर देखना होता तो फिर मैं इसे कैमरेड रूम के साथ क्यों देखता। योए की बात सुनकर राविन उसके पास में बैठ जाता है और कहता है कि ये स्मेल कैसी है। तभी योए राविन को उसी फ्लावर्स की सिगरेट देता है और कहता है कि ये तुम्हारी एलर्जी में तुम्हारी मदद करेगी। राविन कहता है कि मैं स्मोक नहीं करता हूँ। तभी योए कहता है सिर्फ ट्राई कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे पी जाती है। योए राविन को स्मोक करना सिखाता है लेकिन उसे खांसी होने लग जाती है और कहता है कि इसकी स्मेल अच्छी है लेकिन फिर भी मुझसे नहीं पी जाएगी। तभी योए उस सिगरेट को लेकर उसे पीता हुआ दिखाता है। तभी राविन कह देता है कि क्या तुम्हारे पास दूसरा रोल नहीं है, तुम मेरा झूठा पी रहे हो। लेकिन योए उसकी बात नहीं सुनता और उसके हाथ से ही उसकी झूठी सिगरेट पीने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों तारों को देखते हैं। योए कहता है कि बेस के पास से तो ये तारे दिखाई भी नहीं देते और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं उस वक्त तारों को देख नहीं पाता हूँ तो मैं कुछ भी फील नहीं कर पाता हूँ। तभी राविन पूछता है फील मतलब। योए बताता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, मुझसे गुस्सा मत रहो। तभी राविन बोलता है कि मैं तुमसे पहले भी गुस्सा नहीं था। तभी योए बोलता है कि ज़रा उस सिगरेट की तरफ देखो जिसे तुमने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए एक रोल बनाया था और तुमने उसे कुचल दिया। तभी राविन बोलता है कि भूल जाओ उस सिगरेट को, हम तारे देखते हैं, ये तारे कितने खूबसूरत हैं ना। और दोनों तारे देखते हुए रात बिता देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेस में जंग की तैयारी हो रही होती है और नारे लग रहे होते हैं कि इस बार जीत जनता की ही होगी। आगे हम लीडर को देखते हैं जो अपने साथियों से बोल रहा होता है कि इस बार हम अंत तक लड़ेंगे, उनके पास बंदूकें हैं और हमारे पास भी, अब हम सब मिलकर लड़ेंगे और अब हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। मैं अपने साथियों के साथ ही मरूंगा, हम जीत के साथ ही वापस लौटेंगे और हम अपनी जीत का जश्न पार्टी की सालगिरह पर मनाएंगे। तभी राविन कहता है कि उस जीत के लिए मैं पहले से ही सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन कर चुका हूँ। उसके बाद सभी लोग नारे लगाकर लीडर को और ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बेईतोंग अपने पापा के पास आती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगी पापा, आप बहुत जल्दी लौट कर आना। तभी उसके पापा कहते हैं तुम मेरी अच्छी बच्ची हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि दूसरी तरफ डैन भी तैयार हो चुका होता है क्योंकि यगुआर ने उसे पूरी सूचना दे दी होती है और दूसरी तरफ लीडर भी अपनी सेना के साथ निकल चुका होता है और रात होते ही लीडर के लोग अपना बंदूकों का डेरा डालकर उस बेस को घेर लेते हैं। उसके बाद उसका एक साथी अंदर की तरफ बॉम्ब फेंकता है। जैसे ही धमाका होता है लीडर कहता है कि आज ये बेस हमारा होगा, चलो कैमरेड इस बेस को फतेह करते हैं। जैसे ही अटैक करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है क्योंकि बेस तो बिल्कुल खाली था, उसके अंदर कोई नहीं था। लेकिन वो हालातों को समझ पाते इससे पहले ही डैन के लोग और डैन उन पर हमला कर देते हैं और यहाँ उनकी पूरी प्लान फेल हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो वापस से बैकफुट पर आते हैं जहाँ प्लोइंग
प्लॉइंग मतलब लीडर अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम वापस से बेस की तरफ लौट जाओ, और उसकी बात सुनकर बाकी लोग उसका साथ छोड़ने से मना कर जाते हैं। लेकिन प्लॉइंग उन्हें कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें कवर दूंगा और तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी फा मना कर देता है कि वो उसका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन लीडर उसे डांटते हुए कहता है कि जिद मत करो और अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना, मेरी चिंता मत करो और चले जाओ यहाँ से। कहते हुए लीडर फा को डांटते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और उनको कवर देने के लिए अकेले ही डैन और बाकी कमांडर्स के साथ फाइट करते हैं। लेकिन इसमें लीडर की मौत हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मौत का सामना करना ही पड़ता है और उन्हें आखिरी गोली डैन खुद अपने हाथों से मार कर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेस में सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं जो फाइटिंग में गए थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग घायल होकर आते हैं, जिनमें फा भी शामिल होता है। सब उसे संभालते हैं और घायल लोगों को वॉलंटियर कैंप में लेकर जाते हैं। उसके बाद जो बेइतोंग होती है वो पूछती है कि मेरे पापा कहाँ हैं, जवाब दो, मेरे पापा कहाँ हैं। तभी योए भी फा से पूछता है कि कैमरेड प्लॉइंग कहाँ है, बताओ लीडर कहाँ है। और उनकी बात सुनकर फा और बाकी कैमरेड जो कुछ हुआ वो उन्हें बता देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दिया और खुद ही जंग में लड़ते रहे। उसके बाद योए अपने साथियों के साथ कैमरेड प्लॉइंग की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल में उनकी डेड बॉडी मिलती है जो सबको बहुत ज़्यादा हताश कर देती है। योए सारे साथियों के साथ मिलकर उस डेड बॉडी को बेस में लेकर आता है, जहां पर बेइतोंग बहुत ज़्यादा रोती है और लीडर की मौत हो चुकी है। ये सब जानकर हर कोई रोता है, यहाँ तक कि येगार भी, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसकी ही गलती है। आगे हम सबको रोते हुए देखते हैं, जहाँ पर योए, राविन और सिला और मदा भी शामिल होते हैं। फा और रूंग भी लीडर की मौत पर रो रहे होते हैं। मदा बेइतोंग को शांत करवाती है और यहाँ पर बेइतोंग को अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। उसे वो हर पल याद आते हैं जब उसे अपने पापा के साथ बहुत अच्छे पल बिताए थे। आगे हम देखते हैं कि बेइतोंग रोते हुए कहती है कि मुझे जीत नहीं चाहिए, ना ही मुझे वो दुनिया चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पापा वापस चाहिए, और कहते हुए वो रोने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि योए अकेला बैठा हुआ हताश होता है। तभी उसके पास राविन आता है। राविन को देखकर योए कहता है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें फाइटिंग पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती है, और सबसे ज़्यादा गंदी तो ये तब लगती है जब ये ख़त्म होती है और तब हमें पता चलता है कि हमने किसे खो दिया। कैमरेड प्लॉइंग जब भी मुझे बैटलफील्ड में लेकर जाते थे और जब हम वापस आते थे, तब कैमरेड प्लॉइंग हमेशा मुझसे कहा करते थे कि जितनी भी लोग हमारे साथ रहते हैं उन सब की जानें हमारे लिए मैटर करती हैं। और आज कैमरेड प्लॉइंग के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि उनकी जगह काश मैं मरा होता, काश उनकी जगह मेरी जान चली गई होती, कम से कम बेइतोंग अकेली तो ना होती। कहते हुए योए रोने लग जाता है। तभी राविन उसे संभालता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता, और तुम अपने आप को रोने के लिए फ्री कर सकते हो, जितना तुम रोना चाहते हो फ्री होकर रो, जब तक तुम रोओगे नहीं तुम्हारे अंदर का दर्द हल्का नहीं होगा। और योए यही कहते हुए रोने लग जाता है कि काश मेरी मौत हो जाती। आगे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ येगुआर भी रो रहा होता है और बार बार लीडर से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था ऐसा हो जाए। तभी वहाँ पर डैन आ जाता है। उस पर गुस्सा करते हुए यागोर बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो। लीडर की एक छोटी सी बेटी है, उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, अब पापा भी चले गए, अब वो अकेली हो गई। और कहते हुए वो उसे और ज़्यादा कोसने लग जाता है। तभी डैन कहता है कि एक ड्यूटी थी और मुझे करना ही था, लेकिन येगुआर उसे जाने के लिए बोल देता है और खुद अंदर बैठकर रोने लग जाता है और बाहर आकर डैन भी रोता है। अगले से हम देखते हैं कि बेस में उन लोगों का इलाज चल रहा था जो बैटलफील्ड में घायल हुए थे, और उस वक्त फा कह रहा था कि हमारे बीच कोई ऐसा गद्दार है जिसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। तभी योए कहता है कि तुम्हारा शक किस पर है। तभी फा कहता है कि येगार के ऊपर, क्योंकि रूंग ने मुझे बताया था। आगे रूंग कहती है कि कुछ दिनों से वो बहुत बदला हुआ बर्ताव कर रहा था, इसलिए मेरा शक उसी पर जाता है। तभी आगे फा कहता है कि जो लोग इनोसेंट दिखते हैं वही रियल डेंजर होते हैं, और उन स्टूडेंट्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता जो अभी कुछ दिन पहले आए हैं, वो सब सस्पेक्ट है मेरी नज़र में। मैं किसी को भी भरोसा नहीं करता हूँ और मैं उस गद्दार को ढूंढ कर ही रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें एक नए लीडर की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर रूंग कहती है
कि अभी तो लीडर को मरे हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम अभी से नए लीडर की बात कर रहे हो। आगे हम देखते हैं कि सब वापस से वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर बेईतोंग अपने पापा की ग्रेव के पास बैठी होती है। सब उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अब भी गुमसुम होती है। तभी राविन आकर उसे समझाता है कि कैमरेड प्लॉइंग कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे दिल में है और हमारे साथ हैं। उसकी बात सुनकर बेईतोंग अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि मैं अपने पापा को निराश नहीं करूंगी और ना ही मैं इस तरह रोऊंगी कि उन्हें तकलीफ हो। चलो खाना खाते हैं। उसका ऐसा गट्स देखकर हर कोई खुश होता है और उसे चीयर करता है क्योंकि अब जैसा भी हालात था जीना तो इसी के साथ था। आगे हम देखते हैं कि मादा बेईतोंग को लेकर चली जाती है। तभी राविन कहता है कि जब भी मैं गन शॉट की आवाज़ सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मौत आ रही है और जो कैमरेड प्लॉइंग के साथ हुआ वो कल को किसी के साथ भी हो सकता है, शायद मेरे साथ भी। उसकी बातें सुनकर सिला कहता है कि ऐसा मत बोलो। तभी राविन कहता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और क्या पता कल हो या ना हो। उसके बाद राविन सिला से कहता है कि तुम्हें भी जाकर एक बार मदा से बात कर लेनी चाहिए। तुम दोनों के बीच जो भी है उसे सॉर्ट आउट कर लो वरना बाद में रिग्रेट रह जाएगा। उसे ऐसी बातें करते हुए योय भी सुन रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि राविन की बात मानकर सिला मदा से बात करने के लिए आता है और कहता है कि क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं या हम डिश वॉश साथ में कर सकते हैं। तभी मदा कहती है आज तुम इतना अजीब और अच्छा बनकर क्यों दिखा रहे हो। तभी सिला कहता है चलो हम दोबारा से साथ में हो जाएं, मैं तुम्हें कभी दोबारा हर्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तभी मादा कहती है कि मैंने तो तुमसे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि तुम और मैं अब एक दूसरे के साथ पहले की तरह नहीं रह सकते और एक प्यार बनकर तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तभी सिला कहता है क्या हमारे बीच में चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं। तभी मदा कहती है कि नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन जब एक बार ब्रेकअप हो गया है और हम दोबारा से साथ आने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी और अगर फिर से हमारा दिल टूटा तो हमारे बीच नफ़रत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुमसे नफ़रत करूँ, इसलिए हमें दोबारा से लवर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओवर थिंक नहीं करना चाहती हूँ और ना ही और ज़्यादा दुखी होना चाहती हूँ और दोबारा से बेवकूफ़ भी नहीं बनना चाहती हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि अब हम दोस्त की तरह रहे, ये लवर बनने से ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योय अपने कमरे में होता है और उससे राविन के साथ की हुई पास्ट की बातें याद आ रही होती हैं और साथ ही वो दिन भी याद आता है जब राविन उसके लिए फ्लावर लेकर आया था। उन सब बातों को याद करते हुए राविन बहुत ज़्यादा उसे मिस करने लगता है और ये फील करने लगता है कि धीरे धीरे राविन उसके लिए कितना स्पेशल हो गया है। एक ऐसा लड़का जिसे कभी वो ट्रबल मेकर समझता था, आज वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए वो जल्दी से अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योय राविन के पास आता है और कहता है मेरे साथ चलो। तभी राविन पूछता है क्या हम किसी मिशन पर जा रहे हैं या फाइटिंग पर। तभी योय कहता है किसी ज़रूरी काम से चलो मेरे साथ और वो उसे पकड़कर अपने साथ जंगल की तरफ लेकर चलने लग जाता है और योय उसे एक बात बताते हुए कहता है कि इस जगह के बारे में लेजेंड कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है। राविन कहता है क्यों, यहाँ पर भूत है। तभी योय कहता है कि यहाँ पर बहुत खास लोग मरे थे। तभी राविन कहता है लोग तो कहीं भी मरते हैं लेकिन इस जगह के बारे में स्पेशल क्या है। तभी योय बताता है कि ये मौत दूसरी मौतों की तरह आम नहीं थी क्योंकि यहाँ पर 2 मेल कैमरेड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी जब मौत हुई तो वो लेजेंड बन गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से एक गुफा के अंदर ख़त्म कर दी। ये सुनकर राविन हैरान रह जाता है और कहता है कि मुझे बुरा लगा, लेकिन अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। तभी योय कहता है कि मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ करता, लेकिन आखिर में मैं उसके ज़िंदगी और प्यार में से उसकी ज़िंदगी को चुनता और उसे हमेशा बचाता। मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके भी उसकी जान बचाता। योय की बातें राविन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसके पीछे पीछे वापस से चलने लग जाता है। दोनों एक जगह चलते चलते थक जाते हैं और राविन कहता है कि मैं थक गया और मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की ज़रूरत है। योय कहता है कि तुम्हारा पानी कहाँ है। तभी राविन कहता है कि तुम मुझे जल्दी में ले आए, मुझे तो पानी लेने का टाइम ही नहीं मिला। और उसकी बात सुनकर योय उसे अपना पानी पिलाता है और उसके साथ हैरानी से उसे देख भी रहा होता है और
उससे कहता है कि हम थोड़ी देर यहाँ पर आराम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि योए और राविन एक दूसरे के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आकर राविन बहुत खुश होता है क्योंकि उसने ये जगह पहली बार देखी थी और वो कहता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ तो आकर मेरी थकान ही उतर गई, और वो ज़ोर से चिल्लाता है। तभी योए उसके पास आकर बताता है कि जब मैं बेस में पहली बार आया और जब मेरा यहाँ पर पहला साल था तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटल इशू से परेशान था। उस वक्त कैमरेड प्लोइंग मुझे यहाँ पर लेकर आए। वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे और मैं उन्हें अपना पिता देखता था। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसे इस पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर छोटा करके देखो। मेरे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, मैं अकेला ही था। इसलिए कैमरेड प्लोइंग ने मुझे बताया कि अगर मैं अपनी परवाह नहीं करता हूँ तो मैं किसी ऐसे को ढूंढ लूँ जिसकी मैं परवाह कर सकूँ, जिसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैं ज़िंदगी जीना सीख सकूँ। और अगर मैं उस इंसान को ढूंढ लूँ तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँ। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया कि तुम वो इंसान हो जिसके लिए अब मैं जीना चाहता हूँ और उसकी परवाह करना चाहता हूँ। योए की बात सुनकर राविन जोर से चिल्लाता है कि मेरा नाम राविन है। तभी योए उसे समझाते हुए कहता है कि धीरे बोलो, सोल्जर्स हमारी बातों को सुन लेंगे। तभी राविन कहता है ये जगह बहुत खूबसूरत है, अगर मैं चिल्ला भी लूँगा तो कोई मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा, हम बहुत आगे आ गए। और वो फिर से ज़ोर से चिल्लाता है और इस बार योए भी अपना रियल नेम बोलकर चिल्लाता है कि मेरा नाम साशिन है। योए का रियल नाम सुनकर राविन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम साशिन है तो तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया। उसके बाद योए वापस से चिल्लाता है कि मेरा नाम साशिन है और मैं राविन को हमेशा उसकी ज़िंदगी तक प्रोटेक्ट करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से डैन को देखते हैं जो गाँव के एक आदमी से बात करते हुए पूछता है कि ये लोग जो उस बेस के थे वो अचानक से कहाँ चले गए। तब वो आदमी बताता है कि कैमरेड प्लोइंग के मरने के बाद अब वहाँ पर सिर्फ कैमरेड रूंग बची है जो महिलाओं की सरदार है। हो सकता है कि वो अगली लीडर बने। वो इस गांव वालों के लिए हमेशा दवाइयों का प्रबंध करती है और साथ ही वो कैमरेड फा की बहन है। तभी डैन आगे पूछता है और कोई खबर। तभी वो आदमी बताता है कि यगुआर ने मुझे बताया कि वो लोग उस बात की इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसने उन्हें धोखा दिया है और किसकी वजह से कैमरेड प्लोइंग मारे गए हैं। उसके बाद डैन कहता है कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। यहाँ से सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि योए और राविन आँच जलाकर सीख रहे होते हैं। तभी योए उसे एक घड़ी दिखाते हुए कहता है कि ये कैमरेड प्लोइंग ने मुझे दी थी, ये एक कंपास है, वो मेरे पिता की तरह थे और उन्होंने ही मुझे योए नाम दिया। तभी राविन पूछता है कि योए का मतलब क्या होता है। तभी योए बोलता है कि ये एक चाइनीज़ वर्ड है जिसका नाम और मतलब होता है चांद, और कहते हुए वो धरती पर कुछ बनाकर दिखाता है। और उसके बाद राविन बोलता है कि मेरे नाम का मतलब सूरज होता है, क्या तुम इसे भी लिखकर दिखाओगे। तभी योए दोनों का नाम ज़मीन पर चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखता है। उसके बाद योए बोलता है कि चांद और सूरज दोनों आसमान में चमकते हैं और हमेशा एक दूसरे के बाद खड़े होते हैं। तभी राविन जमीन पर अपना नाम पहले और योए का नाम बाद में लिखकर पूछता है इसका मतलब क्या हुआ। तभी योए बताता है इसका मतलब है कि चांद और सूरज हमेशा आसमान में एक साथ चमकते हैं। सूरज अपना साइज छोटा कर लेता है और चांद उसे पूरी तरह से चमकने देता है। इसका मतलब यही होता है कि चांद और सूरज एक दूसरे के साथ चमक रहे हैं एक साथ। और चाइनीज़ लैंग्वेज में इसका मतलब मिंग होता है, मतलब कि लाइट, रोशनी। योए की बात सुनकर राविन कहता है कि चांद और सूरज एक साथ आसमान में हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से चमक सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए। तभी राविन की बात सुनकर योए शांत हो जाता है। तभी राविन इसका कारण पूछता है कि तुम ऐसे क्यों हो। तभी योए कहता है कि मैंने एक इंसान को मारा इस जंगल में और उसे दफना दिया, और तुम्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान किसी के लिए रोशनी बन सकता है। किसी ने मेरे पापा की जान ले ली और बदला लेने के लिए फिर मैंने उस इंसान को मारा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी किसी के बाप को मार दिया। फिर उसने मुझे खुद से ही नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया और मैं आज एक दूसरा बुरा आदमी बन गया। कहते हुए वो इमोशनल होने लगता है। तभी राविन उसे संभालता हुआ कहता है कि तुम ये बातें उस तरह क्यों सोच रहे हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत करो, बस ऐसा कभी दोबारा मत करना। कहते हुए राविन योए को कंसोल करने लगता है। तभी योए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी राविन कहता है कि मुझे पता नहीं है कंसोल कैसे करते हैं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। और तभी राविन योए को किस कर लेता है और कहता है कि अब ठीक है, अब तुम थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे
हो? तभी योय कहता है कि हाँ, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, चलो शावर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने कपड़े उतारकर शावर लेने के लिए जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि राविन जाकर नदी में खड़ा हो जाता है। योय उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? रात के समय तुम ठंडे पानी में खड़े हो, बर्फ़ बनकर जम जाओगे और तुम्हारी मौत हो सकती है। तभी राविन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि जाकर नहा लो। तभी योय कहता है कि तुम पहले अपने आप को वाइप भी तो कर सकते थे, ये तो शावर से भी ज़्यादा बेहतर है। कहते हुए योय अपने कपड़े उतारता है और पानी में आकर राविन को वाइप करने लगता है। तभी राविन की नज़र योय की बॉडी पर जाती है जहाँ बहुत सारी खरोचों के निशान थे। राविन उन चोट को देखता है और उनके बारे में पूछता है, लेकिन योय उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन राविन उसे रोकता है और उसे लगातार वाइप करने के लिए कहता है और उसके बाद वो धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि योय राविन को लेकर बाहर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? क्या तुम रिलैक्स फील कर रहे हो? राविन मना कर देता है। क्लोज सीन दिखाया जाता है इन जो दोनों का, आप बहुत सीरीज में जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सीन को कट कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उन दोनों के उस क्यूट मूवमेंट के बाद अगली सुबह हो जाती है, जहाँ पर राविन योय की तरफ देखकर पूछता है कि क्या आपके पास नाइफ मिलेगा? उसकी बात सुनकर योय कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तभी राविन कहता है दो ना। उसके बाद राविन नाइफ से पेड़ पर कुछ लिख देता है और कहता है कि ये पेड़ इस बात का गवाह रहेगा कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद योय उस निशान को देखता है और राविन को उसकी गन देता है। तभी राविन कहता है क्या तुम मुझे शूट करने वाले हो? तभी राविन की नज़र पड़ती है कि योय ने उसकी गन पर अपना नाम लिखा है। उसके बाद योय कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद योय अपनी गन दिखाता है जिस पर राविन का नाम लिखा होता है और राविन पूछता है कि तुम्हें मेरा लास्ट सरनेम कैसे पता? क्या तुम मुझ पर तब से क्रश रख रहे हो जब से तुम मुझसे पहली बार इस जंगल में मिले थे? तभी योय हंसते हुए कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे लगते थे। तभी राविन पूछता है तो अब मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? राविन की बात सुनकर योय उसे किस करता है और कहता है कि तुम मुझे अब ऐसे लगते हो। योय के किस के बाद राविन शाय फील करने लगता है। तभी योय उसे शाय फील करने से मना करता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस से बेस की तरफ रवाना होने लगते हैं। तभी राविन योय को पकड़ता है और कहता है मेरा नाम राविन है, लेकिन मेरा निकनेम विन है, तो आज के बाद तुम मुझे विन ही बुलाओगे। लेकिन ये बताओ मैं तुम्हारा नाम किस नाम से बुलाऊं? तभी योय कहता है आज के बाद तुम मुझे सिन बुलाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों हंसते हुए हाथ पकड़कर चलने लगते हैं, जहां उन्होंने एक दूसरे की प्रॉमिस फिंगर को पकड़ा हुआ था और वो ऐसे ही चल रहे थे। तभी योय को कुछ हलचल महसूस होती है और वो कहता है कि मेरे पीछे रहो, कोई है। और कहते हुए योय अपनी गन निकालता है। तभी उसे सामने से फा दिखाई देता है। फा को देखकर योय अपनी गन नीचे कर लेता है। तभी फा कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फा की बात सुनकर योय राविन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम बेस की तरफ रवाना हो जाओ, और राविन उसकी बात मान लेता है। उसके बाद योय फा को बताता है कि वो किसी ज़रूरी मकसद से यहाँ आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी फा उसे बताता है कि जिसने हमारे लीडर को मारा था उसका नाम डैन है और वो इसी जंगल में रहता है। गांव के लोगों से पता चला है और अब हमें उसे पकड़ना ही होगा। जिस दिन वो मेरे सामने आ गया मैं उसकी जान ले लूँगा। तभी योय कहता है कि अगर तुम एक हाई रैंकिंग कमांडो ऑफिसर को मारोगे तो ये सीधा सीधा वॉर की चेतावनी होगा। लेकिन फा नहीं मानता और कहता है कि मैं अपने लीडर को इंसाफ दिलाने के लिए तो कुछ भी करूँगा। तभी योय कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद हम योय को उसके अपार्टमेंट में बैठे देखते हैं, जहाँ वो कुछ डिज़ाइन बना रहा होता है। शायद वो ये सब राविन के लिए कर रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा बजता है। योय जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, बाहर राविन होता है जो उसके लिए खाना लेकर आया था। योय राविन का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आता है और उसे गले लगता है। तभी वो उसे बताता है कि आज रात वो कहीं जाने वाला है। तभी राविन पूछता है क्या कोई फाइट है या कोई मिशन? तभी योय उसे बताता है बस ज़रूरी काम है, गांव में कुछ ज़रूरी काम आया है। उसके बाद योय राविन को बार बार किस करता है और कहता है कि क्या तुम अब अच्छा फील कर रहे हो? लेकिन राविन कहता है कि उसे और किस चाहिए और योय उसे बार बार किस करता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वीट मोमेंट बताते हैं। आगे हम देखते हैं कि डैन अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। तभी उसके आगे लकड़ियों का झुंड पड़ा रहता है। वो जैसे ही
उतरता है फाव उसके पीछे गन लगा देता है और उसे घायल कर देता है। उसके बाद उसके सामने योय आ जाता है और दोनों मिलकर डैन को पकड़ लेते हैं। और इसी सीन के साथ हमारे ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।